हेलो, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक, उपसर्ग। दो अध्याय होते हैं एक साथ, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, किस तरह से बनते हैं उपसर्ग, किस किस भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, किस प्रकार से उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है शब्द की रचना करने में, और किस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार से इस अध्याय से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी के बारे में हम आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने आज के व्याख्यान में। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय से सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। बच नहीं सकता है कि आपसे उपसर्ग से संबंधित सवाल ना पूछा जाए। तो आपको उपसर्ग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उपसर्गों को समझना है कि उपसर्ग क्या होते हैं और किस प्रकार से उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना की जाती है। इन सभी सवालों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि उपसर्ग होते ही क्यों हैं, उपसर्गों का काम क्या होता है। तो उपसर्गों का जो काम होता है वह होता है शब्द रचना। शब्द रचना अर्थात कि उपसर्गों की सहायता से शब्दों की रचना की जाती है, शब्दों का निर्माण किया जाता है। कई बार क्या होता है कि एक ही मूल शब्द में कई प्रकार के उपसर्ग लगाकर कई प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वह जानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं कि शब्द रचना अर्थात कि उपसर्ग के द्वारा हम शब्दों की रचना करते हैं। तो एक सवाल मन में उभर कर आता है कि क्या उपसर्ग के अलावा और भी किसी तरह से शब्दों की रचना होती है। तो हाँ, उपसर्गों के अलावा और भी कई तरह से शब्दों की रचना की जाती है। जहाँ तक इस अध्याय के अंतर्गत जो इस अध्याय के अधिकार में आता है, क्षेत्र में आता है, उसके अंतर्गत मैं आपसे बात करूँ तो एक तो शब्द रचना होती है उपसर्ग की सहायता से, दूसरी शब्द रचना होती है प्रत्यय की सहायता से, और तीसरी जो शब्द रचना होती है वो है समास के द्वारा, अर्थात समास के द्वारा। किस तरह से होती है तीनों में से शब्द रचना, उपसर्ग से और प्रत्यय से और समास से। पहली बात करते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग का अर्थ बताइए तो आपके लिए उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो उपसर्ग का जो साधारण सा अर्थ होता है वो इसका शाब्दिक अर्थ में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। उप और सर्ग, इन दो शब्दों से मिलकर बना है आपका यह शब्द उपसर्ग। दोनों ही शब्दों का अपना अलग अलग एक अर्थ है और उन्हीं के द्वारा इसकी परिभाषा निर्धारित होती है। क्या परिभाषा बनती है इसकी उपसर्ग की और किस प्रकार से इसी शब्द के द्वारा इसकी परिभाषा बनती है, देखते हैं। उप का अर्थ होता है समीप। समीप, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, तो उसको बोलते हैं उपनिषद। किसके समीप बैठते थे, जो आचार्य लोग होते थे पुराने समय में, उनके पास समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया गया वो सब उपनिषदों में कहा गया। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात रचना करना। सृष्टि करना अर्थात रचना करना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ कि समीप जाकर सृष्टि करना, अर्थात किसके समीप जाकर, मूल शब्द के समीप जाकर। तो इसकी जो परिभाषा बनती है, इसके शाब्दिक अर्थ के द्वारा जो इसकी परिभाषा बनती है वो क्या बनती है कि मूल शब्द के नजदीक जाकर, मूल शब्द के नजदीक जाकर मूल शब्द के नजदीक जाकर वाक्यांशों की सहायता से,
मूल शब्द के नज़दीक जाकर वाक्यांशों की सहायता से, याद रखिएगा कि ये जो वाक्य नहीं होते हैं, उपसर्ग होते हैं, वह वाक्य नहीं होते हैं बल्कि वाक्यों के अंश होते हैं। तो मूल शब्द के नज़दीक जाकर वाक्यांशों की सहायता से शब्द के मूल शब्द के नज़दीक जाकर, इसको यहाँ से दोबारा लिखते हैं इस परिभाषा को, ताकि इसका एक सही जो अर्थ है उसका बोध हो सके। तो इसकी सही परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे कि मूल शब्द के नज़दीक जाकर या फिर नज़दीक जाकर शब्द के प्रारंभ में या फिर शब्द से पहले, शब्द के प्रारंभ में या पहले वाक्यांशों को जोड़कर, जिन वाक्यांशों को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है, नए शब्द की रचना की जाती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात साधारण सी परिभाषा, जो कि हमने ये जो इसका उपसर्ग शब्द है, इसी शब्द के द्वारा हमने जो परिभाषा बनाई है, वो परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि मूल शब्द के नज़दीक जाकर शब्द के प्रारंभ में या शब्द के पहले जिन वाक्यांशों को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा को ध्यान में रखना इसलिए भी आपके लिए आवश्यक है क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार ही आपको शब्दों को में वाक्यांशों को जोड़ना होगा। किस प्रकार से? जैसे कि इसमें लिखा कि मूल शब्द के नज़दीक जाकर, अर्थात कि जो शब्द होगा वो मूल शब्द से जुड़ेगा, जो वाक्यांश होगा वो मूल शब्द से जोड़कर लिखा जाएगा, न कि उसके अलग लिखा जाएगा। तो पहला तो यही हो गया कि मूल शब्द के पहली बात। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई एक शब्द है हार, और हार में मैंने प्रा उपसर्ग को जोड़ा तो शब्द बना हमारा प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना। तो मैंने बोला कि मूल शब्द के नज़दीक जाकर, इसमें देखिए कि जो उपसर्ग हमने हार शब्द में जोड़ा है तो इसके बिल्कुल नज़दीक लिखा है, बिल्कुल अलग नहीं लिखा है। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि प्रा हमने यहाँ लिख दिया और हार हमने यहाँ लिखा, तो यह हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में लिखना होगा, मूल शब्द से उपसर्ग को मिलाकर ही लिखना होगा, तभी एक नए शब्द की रचना हो पाएगी। तो मूल शब्द को इससे मिलाकर लिखा, शब्द बना प्रहार। तो पहली लाइन आपको एकदम क्लियर हो गई। मूल शब्द के नज़दीक जाकर, ठीक है, नज़दीक जाकर किया, शब्द के प्रारंभ में या पहले। अब जो प्रा है इसको हमने शब्द के पहले ही तो मिलाया है, ये शब्द हुआ हार, और प्रा को अगर हम इसके बाद मिलाते हैं तो बना हारप्र। यह तो कोई शब्द ही नहीं हुआ हारप्र, समझे? तो जो शब्द जुड़ेगा वो जुड़ेगा उपसर्ग शब्द से पहले, ना कि बाद में। शब्द से पहले ही जोड़ा हमने, हार शब्द लिखा था और उसके प्रारंभ में हमने प्रा जोड़ दिया तो शब्द बना प्रहार। तो मूल शब्द के नज़दीक जाकर शब्द के प्रारंभ में या शब्द के पहले जिन वाक्यांशों को, अब ये जो प्रा है, प्रा, परा, उर, निर, सम, सुम, इस प्रकार से जो भी प्रत्यय हैं, जो उपसर्ग हैं, अभी हम लोग सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो ये सभी जो उपसर्ग हैं यह वाक्यांश हैं, यह कोई वाक्य नहीं है, यह वाक्यांश है, यह एक अंश है वाक्यों का छोटा सा। तो वाक्यांशों को जोड़कर, अर्थात वाक्यांशों को जोड़ा, प्रा एक वाक्यांश है, तो वाक्यांशों को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। अब हार शब्द था हार, हार का अर्थ होता है पराजय, और हमने उसमें प्रा शब्द जोड़ दिया, प्रा वाक्यांश जोड़ दिया तो शब्द बना प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना। अर्थात कि जो प्रहार बना यह एक नया शब्द बना, हार के द्वारा एक नया शब्द बना प्रहार।
उसी प्रकार से मान लीजिए हार में अगर हम आप उपसर्ग को जोड़ दें तो शब्द बनेगा आहार। हार का अर्थ होता है पराजय, और उसमें आ उपसर्ग को जोड़ दिया तो शब्द बना आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। तो इस प्रकार से नए शब्दों की रचना उपसर्गों के द्वारा की जाती है। तो यह तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ और उपसर्ग की शाब्दिक परिभाषा हुई। अब हम वापस आते हैं उसी बात पर। शब्दों की रचना मैंने बताया था कि 3 प्रकार से हो सकती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है ये मैंने आपको बता दिया। प्रत्यय के द्वारा शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, तो उपसर्गों को हमने शब्दों के प्रारंभ में लगाया था और प्रत्यय को हम लोग शब्दों के बाद में लगाएंगे, शब्दों से पहले नहीं लगाएंगे। जो पहले लगाया जाए उससे कहेंगे उपसर्ग, और जो शब्दों के बाद जोड़ा जाए नया शब्द बनाने के लिए उससे हम कहेंगे प्रत्यय। किस प्रकार से बनता है प्रत्यय के द्वारा शब्द, कोई नया शब्द? मान लीजिए एक शब्द है लोक। लोक का अर्थ होता है संसार, आप सभी जानते हैं, और इसमें हमने एक प्रत्यय को जोड़ दिया। अब जब लोक शब्द में एक प्रत्यय को जोड़ा तो नया शब्द क्या बना? एक नया शब्द बना, वो नया शब्द होगा लौकिक। ये नया शब्द बना लौकिक प्रत्यय को जोड़ने के बाद। पहले हमने उपसर्ग को जोड़ा था, तो हमने हार में परा उपसर्ग को जोड़कर प्रहार शब्द बनाया था। अब हमने प्रत्यय को जोड़ा, प्रत्यय में हमने लोक शब्द में एक प्रत्यय को जोड़ा, तो वह बना हमारा शब्द लौकिक। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगाया जाता है। और फिर आता है बात समास। समास में क्या होता है कि समास में दोनों ही शब्द होते हैं और शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है। कैसे? समास का भी एक उदाहरण यहीं पर आपको दे देता हूँ। प्रति एक शब्द है और एक शब्द है दिन, तो क्या शब्द बना? प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थात अंग्रेजी में एवरीडे और हिंदी में इसका दूसरा अर्थ होता है कि रोज। तो प्रतिदिन का अर्थात कि रोज, डेली, एवरीडे। ठीक है, तो इस प्रकार से नए शब्दों की रचना होती है उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। हम आज के व्याख्यान में बात करेंगे उपसर्ग के बारे में, जैसा कि पूर्व विदित था। और जो आज का व्याख्यान है तो उसका जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। उसका जो आज का टॉपिक है वो है उपसर्ग। ठीक है, यह एकदम से ध्यान में होना चाहिए। ये सब उसी के अंग में आपको बता रहा हूँ, उपसर्ग के अलग अलग। अब इसके बाद उपसर्ग के बाद बात आती है, उपसर्ग की परिभाषा के बाद बात आती है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो जब बात आती है कि कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो हमें यह जानना होता है कि शब्दों की किस किस भाषा के उपसर्ग होते हैं। हम जानेंगे कि किन किन भाषाओं के उपसर्ग होते हैं। एक तो हमारी हिंदी की माँ, जिसको भी संस्कृत भाषा कहते हैं, तो कुछ उपसर्ग तो उस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। उसके बाद हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी भाषा के उपसर्ग। उसके बाद एक और भाषा जो भारत में लगभग 150 से 200 साल पहले आई, जो जब अंग्रेज हमारे भारत में आए, ब्रिटिश लोग हमारे भारत में आए, तब वो एक भाषा हमारे भारत में लेकर आए, वो थी अंग्रेजी। तो कुछ उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के भी हैं। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हो गए, हिंदी भाषा के उपसर्ग हो गए, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हो गए। फिर बात आती है जो भाषा हमारे मध्यकाल में बोली जाती थी, अरबी और फारसी। तो अरबी और फारसी भाषा के जो उपसर्ग थे वो कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं अभी।
और कुछ ऐसे संस्कृत के अव्यय हैं जो कि उपसर्ग के समान ही प्रयोग होते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पर उसका भी एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूँ ताकि इसके बारे में हम समय रहते अध्ययन कर सकें कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। ठीक है, तो इन पे हम आज बात करेंगे कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग और उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय। ठीक है, इनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के? अगर संख्या की बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। यह इनकी संख्या है संस्कृत के उपसर्गों की। मुख्य रूप से 22 उपसर्गों को संस्कृत भाषा के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। फिर बात आती है हिंदी के उपसर्गों की। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह हैं 13 उपसर्ग हिंदी के हैं। उसी प्रकार उर्दू या अरबी और फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं वह हैं 19। ठीक है, तो यह जो जिन भाषाओं की संख्याओं के बारे में अभी तक संख्या का पता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के 13 उपसर्गों का हम अध्ययन करेंगे। अरबी फारसी भाषा के 19 उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और कुछ संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे शुरुआत में बात करते हैं हम संस्कृत के उपसर्गों की। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या मैंने आपको बताई कि 22 होती है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं संस्कृत के? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। अति, अधि, अभि, अप, उप, अब, आ, दुर, दिस, निर, निस। दुर, दिस, निर, निस। इसके बाद नी भी एक उपसर्ग है। नी के बाद आता है आपका परा, जैसे पराशरण है ना। फिर आता है परी से बनता है पर्यावरण, जैसे परिधनावरण, पर्यावरण। अभी सबके बारे में आपको सब्जी बता दूंगा। परा, प्रति, वि, सम, सु। देखिए कितने उपसर्ग हो गए? 4, 8, 12, 13, 19। यहाँ 19 उपसर्ग हैं। देखते हैं कि और कौन कौन से मिस हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अति, अधि, अनु और है एक 7वां उपसर्ग। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद। उद भी 2 उपसर्ग हैं। उत और उद, ये कुछ उपसर्ग हैं। ठीक है, तो अभी उपसर्ग पूरे हो गए हमारे।
और अभी हम ये संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग हुए। इन उपसर्गों से किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, अब हम वही देखेंगे। जैसे शब्द आया, सबसे पहले जो उपसर्ग आया, जो वाक्यांश सबसे पहले आया, वह आया अति। अति से किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है देखिएगा। अति, मान लीजिए जो मूल शब्द है यह है अधिक, और अधिक में हमने अति उपसर्ग को जोड़ा, और अति उपसर्ग को जोड़ने के बाद जो शब्द बना वो बना अत्यधिक। अति अधिक, अति अधिक अर्थात अत्यधिक। उसी प्रकार से अति उपसर्ग को जोड़कर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे ये हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा। तो अति धन अंत बराबर शब्द बना हमारा अत्यंत। ठीक है, यह प्रकार हमारा, इस प्रकार से हमारा जो अति है इसके द्वारा शब्द बना। उसके बाद बना एक और शब्द है सय, और इसमें हमने अति उपसर्ग को जोड़ा तो हमारा शब्द बना अतिशय। ठीक है, तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक अर्थात ज्यादा। अति धन अंत अर्थात अत्यंत अर्थात कि बेहद। अतिशय का अर्थ हुआ है ये अतिशय, अति और धन से मिलाकर हुआ अतिशय। तो ये हुआ हमारा पहला उपसर्ग अति। अति के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अगला उपसर्ग के बारे में कि अधि। अधि का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता हो कि जो अधि उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है। तो अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक शब्द हमने बहुत सुना होगा कि अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ हुआ कि अधिधन अक्ष, अर्थात कि ऊपर बैठने वाला। अक्ष के जो ऊपर बैठे वो होता है अध्यक्ष, अर्थात सबसे ऊपर बैठने वाला। या फिर एक अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये दोनों अधि के अर्थ होते हैं। और जो पहला उपसर्ग था अति, वो अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, इसका अर्थ होता है अधिक, और ये अधि का अर्थ होता है आपका ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो अधि से किस प्रकार से बनते हैं शब्द, जैसे मैंने वही बताया आपको। एक शब्द, एक तो शब्द बना अधि धन नायक, शब्द बना अधिनायक। ठीक है, ये नायक मूल शब्द है, और जबकि अधि इसमें है उपसर्ग। तो नायक मूल शब्द में अधि उपसर्ग को जोड़ने के बाद शब्द बनता है अधिनायक। उसी प्रकार से दूसरा शब्द हम लेते हैं अध्यक्ष, जो मैंने भी आपको उदाहरण दिया था। अधिधन अक्ष बराबर होता है हमारा अध्यक्ष। ठीक है, ऊपर बैठने वाला। तो इस प्रकार से उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना होती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अधिक शब्द था और अधिक में अति शब्द जोड़ दिया, तो हमारा जो शब्द बना वो बना अत्यधिक। एक नया शब्द का निर्माण हो गया उपसर्गों की सहायता से। अब अधि के बाद बात करते हैं हम अभि की। अभि के द्वारा किस प्रकार से शब्द बनते हैं और अभि का अर्थ क्या होता है। तो अभि का अर्थ आप याद रखिएगा कि अभि का अर्थ कहीं कहीं सामने प्रयुक्त होता है, अर्थात सामने। कहीं पर अधि का अर्थ, अभि का जो अर्थ प्रयोग होता है वह होता है पास, या कहीं पर चारों ओर। ये तीन अर्थ अभि के माने जाते हैं, चारों ओर, पास या फिर सामने। अभि मूल शब्द है हमारा यान, और यान में हमने उपसर्ग मिलाया अभि। शब्द क्या बना, शब्द बना हमारा अभियान। दूसरा शब्द इसी का मूल शब्द है मुख, और इसमें भी हमने अभि उपसर्ग को जोड़ दिया तो शब्द बना अभिमुख। ठीक है, अर्थात सामने की ओर मुख। ये हुए हमारे अति, अधि और अभि के उदाहरण। अब बात आती है अप उपसर्ग की।
जो अप उपसर्ग है उससे किस प्रकार से शब्द बनते हैं। दो उदाहरण देकर चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। बाकी फिर आप जब शब्द देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सभी की पता चलती रहेगा कि किस प्रकार से इनसे रचना होती है। एक शब्द है, मूल शब्द है हमारा मान, और मान में हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया। कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? अप। मान में हमने अप उपसर्ग को जोड़ दिया, तो हमारा शब्द बनता है आगे जाकर, वो होता है अपमान। मान में अप उपसर्ग को जोड़ने पर शब्द बना अपमान। अप का अर्थ होता है उल्टा, या कई बार विलोम भी हो जाता है। जैसे जो मूल शब्द होता है उसमें अगर आप उपसर्ग को जोड़ेंगे, अप उपसर्ग को जोड़ेंगे, तो कई बार वो विलोम हो जाता है। जैसे कि मान मूल शब्द था, इसमें हमने अप उपसर्ग को जोड़ा तो शब्द बना अपमान, तो मान का विलोम हो गया अपमान। ठीक है, कई बार इस तरह से भी, यानी कि जो नया अर्थ होता है वो अर्थ बदल भी सकता है, या फिर नए अर्थ के समान या उसके नज़दीक अर्थ भी दे सकता है। तो यहाँ पर मूल शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ने पर नए शब्द का अर्थ पूरा का पूरा बदल गया और विलोम शब्द हो गया। उसी प्रकार से हम एक और शब्द लेते हैं, शब्द है यश, और यश में हमने जब अप उपसर्ग को जोड़ा तो शब्द बना अपयश, है ना। तो इस प्रकार से अप उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना होती है। अब अगली बात आती है उप उपसर्ग की। जो उप उपसर्ग हम देख रहे हैं, इसकी बात आती है कि उप उपसर्ग के द्वारा किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है। करते हैं इस उपसर्ग से भी रचना। यहाँ पर भी हम मान मूल शब्द को लेते हैं और उसमें उप को जोड़ते हैं, उपसर्ग को, और उसके द्वारा हम सब जो नया शब्द बनाते हैं वह हमारा बनता है उपमान। उपमान का अर्थ होता है कि जिसकी उपमा दी जाए। आपने यह उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें है कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है या वहाँ पर उसकी उपमा दी जाती है। तो उपमान का अर्थ होता है कि जिसकी तुलना, जिसकी उपमा दी जाए। जैसे कि मुख कमल के समान है, ये मान लीजिए वाक्य हुआ कोई कि मुख कमल के समान है, तो यहाँ पर मुख हुआ उपमेय और कमल हुआ उसका उपमान, इसकी संज्ञा दे रहे हैं। तो उपमान यह हमारा शब्द बना उप उपसर्ग से। इसके बाद उप से एक और शब्द लेते हैं, कार मूल शब्द में उप जोड़ने पर बनता है हमारा उपकार। ठीक है, अब बात आती है अव की, कि जो अव उपसर्ग है उसके बारे में लगाते हैं। बताइए किस शब्द में अव उपसर्ग को जोड़ा जाए। कई बार क्या होता है कि किसी शब्द में उपसर्ग भी जुड़ता है और उसमें प्रत्यय भी जुड़ता है। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़कर भी शब्द बनता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, ये देखिए इस तरह से, जैसे ये शब्द है स्वतंत्रता। अब इसको जब अलग करेंगे तो इसका जो स्व हुआ, ये हुआ इसका उपसर्ग, धन तंत्र, तंत्र इसका हुआ मूल शब्द, और ता हुआ इसमें प्रत्यय। तो देखा आपने, एक ही शब्द में, एक शब्द है हमारे पास स्वतंत्रता, और उसी में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी परीक्षा में आए आपसे कभी कि मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द को हम इसी प्रकार से निकालते हैं कि जो भी उसमें उपसर्ग आ रहे हों उन्हें हम अलग करके लिख दें, जो उसमें प्रत्यय आ रहे हों उन्हें हम अलग निकाल दें। उसके बाद जो शब्द बचता है वह आता है मूल शब्द के अंतर्गत, कि मूल शब्द क्या होगा। उप उपसर्ग के बाद अब हम आगे बात करने वाले हैं अव उपसर्ग की। जो अगला उपसर्ग हमने लिखा हुआ है यहाँ पर अव, इसके बारे में बात करते हैं। तो अव का अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ होता है नीचे, या फिर अव का अर्थ कई बार होता है हीन। तो किस प्रकार से अव से बनता है शब्द? शब्द हमारा मूल गुण,
और इसमें हमने जोड़ दिया अपना अब उपसर्ग, तो इसके द्वारा शब्द बन गया नया अब गुण। ठीक है, ये नया शब्द हमने बनाया। दूसरा एक और शब्द इससे बनता है हमारा अवतरण, है ना। इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी अब उपसर्ग को लगाया गया है। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से उपसर्गों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। तो आपने समझ लिया कि उपसर्गों से रचना किस प्रकार से की जाती है। और अब मैं आपको शब्द लिख देता हूँ सभी उपसर्गों के, और उसमें से आप आसानी से उपसर्ग को अलग करके पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा इसमें मूल शब्द है। जहाँ कोई अगर कुछ ऐसा शब्द आपको लगे कठिन है तो आप मतलब उसको लिख सकते हैं अपने साथ अलग, और मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी कि सर इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसके बाद हम आते हैं आ पर, और आ उपसर्ग का जो अर्थ होता है, आ का अर्थ होता है तक, यह होता है समेत। जैसे आ जीवन, है ना, शब्द बना हमारा आजीवन। उसी प्रकार से आगमन, आरक्षण, ये सारे हमारे आ उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण हुआ है। आ के बाद आती है दुर की। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो किस प्रकार से शब्द बनते हैं दुर से? दुर्जन, दुर्गम और दुराचार, अर्थात दुराचार। देखिए इसमें जो मूल शब्द है वो है आचार, अर्थात जो आपका आचरण होता है वह आचार, और दुर का अर्थ होता है बुरा, अर्थात कि बुरा आचरण, उसको हम बोलते हैं दुराचार। दुर के बाद हम बात करेंगे दुस की। यहाँ पर दिस नहीं है, यहाँ पर है हमारा दुस। निर्नुर, दुस। निर्नुर, ये हुआ आपका दुस। किस तरह से लिखेंगे दुस को? इसमें ये वाला सा बनेगा, दंतव्य सा वाला। और इसकी जब रचना करेंगे, जब आप दो उपसर्ग को लगाकर, तब जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा दुश्चरित्र। और यहाँ पर आप देखेंगे जो दंतव्य सा है वो तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा, चरित्र शब्द था मूल, और उसमें दुस उपसर्ग को लगाया तो शब्द बना दुश्चरित्र। उसी प्रकार से दुस्साहस, है ना। अगला है हमारा उपसर्ग निर। तो निर से किस प्रकार से शब्द बनेंगे? निर का अर्थ होता है बाहर या निषेध, है ना। तो निरपराध, अर्थात जिसका कोई अपराध ना हो, वो होता है निरपराध, अर्थात निषेध है यहाँ पर। उसी प्रकार से निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। निर्जन, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो, उसे हम कहेंगे निर्जन। अब आती है बात निस। तो रहित, निस का अर्थ होता है रहित। किस प्रकार से? देखो, निस्तार एक शब्द बना इससे। निस छल, अर्थात छल से रहित, जिसमें छल ना हो उसे हम कहते हैं निश्चल। जिसमें बेईमानी ना हो वो कहलाएगा निश्चल। इसी प्रकार निश्चित, ये कुछ शब्द इससे निस उपसर्ग से हमने बनाए। निस के बाद आता है उपसर्ग नि, जिसका अर्थ होता है निषेध या फिर अधिकता या नीचे। तो निवारण, निपात, नियोग, ये बनेंगे शब्द हमारे नि से। ऐसे परा से कौन कौन से शब्द बनेंगे? परा का अर्थ होता है पीछे, या परा का शब्द उल्टा भी होता है। जैसे जय का में परा उपसर्ग को लगाया तो शब्द बना पराजय। पराक्रम,
ये कुछ शब्द आपके बन रहे हैं। कौन सा उपसर्ग से? परा उपसर्ग से। परी से कौन कौन से शब्द बनेंगे? बोलिए, कुछ आप याद करिए। परिजन। परि का अर्थ होता है हमारे आसपास या हमारे चारों ओर। परिक्रमा, जो हम लोग घूमते हैं ना चारों ओर, उसे कहते हैं परिक्रमा। उसी प्रकार परिधन आवरण शब्द बना पर्यावरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे हम कहेंगे पर्यावरण। जो शब्द बनेगा वो बनेगा पर्यावरण। पर्यावरण के बाद बात आती है परा उपसर्ग की। इससे शब्द बनेंगे प्रख्यात, प्रस्थान, प्रबल। परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। और प्रति का अर्थ होता है उल्टा। जैसे कि एक शब्द है कूल, और कूल में प्रति उपसर्ग को जोड़ दिया तो शब्द बना आपका प्रतिकूल, अर्थात तो उसका उल्टा। कोई चीज़ आपके सामने है, यक्ष है, प्रति उपसर्ग को जोड़ दिया तो शब्द बना प्रत्यक्ष, अर्थात बिल्कुल सामने है। प्रत्येक, इन सब में आपने का प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। वी उपसर्ग की बात करें तो वी उपसर्ग से किस प्रकार शब्द बनते हैं? तो देश शब्द में वी उपसर्ग को लगाया, शब्द बना विदेश। वियोग शब्द में वी उपसर्ग को लगाया, शब्द बना वियोग। पक्ष शब्द में वी उपसर्ग को लगाया, शब्द बना विपक्ष। अर्थात कि जो लोग सत्ता पक्ष में बैठते हैं वो होते हैं पक्ष में, और जो लोग दूसरी तरफ बैठते हैं वो होते हैं विपक्ष। वी उपसर्ग को लगाने के बाद अर्थात इसका विलोम भी हो जाता है पक्ष का विपक्ष। सम। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है उत्तम या फिर सात, या शब्द होता है उसका पूर्ण। शब्द बनता है इससे संस्कार। अब ये संस्कार नहीं है बल्कि संस्कार है, ठीक है। अर्थात उसका अच्छा, जिसके अच्छे आचार विचारों, अच्छे उसके क्रियाकलापों से हम कह देंगे संस्कार। ये उसके संस्कार हैं। संगम, अर्थात कि एक साथ वहाँ पर तीन नदियों का, जहाँ इलाहाबाद में हमारे संगम होता है तीन नदियों का, संगम और संतुष्ट। अब बात आती है सु से। सु का अर्थ होता है अच्छा। तो कोई जन आदमी अच्छा है तो हम उससे कहेंगे सुजन। कोई रास्ता अगर अच्छा है, जाने योग्य है, तो हम कहेंगे कि रास्ता सुगम है। कोई चीज़ सुलभ है, अर्थात कि आसानी से उपलब्ध है आपको, तो वह कहेगा आपका सुलभ। फिर बात आती है आपका उपसर्ग अनु की है। अनु का अर्थ होता है पीछे, और कई जगह अनु का अर्थ होता है समान। तो पीछे से देखिए, बिल्कुल सा साधारण सा अनुचर, अर्थात आपके पीछे चलने वाला, वो होगा अनुचर। अनुज, अर्थात जो पीछे जन्मा हो या जो बाद में जन्मा हो उसे कहेंगे अनुज। अनुकरण, अर्थात कि किसी ने कुछ किया है और आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात आप उसके पीछे चल रहे हैं उस काम के, या उस काम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो कहलाएगा वो अनुकरण। उसी प्रकार से अनुशासन, ठीक है। उत उपसर्ग की बात करें तो उत उपसर्ग के द्वारा कौन कौन से शब्द बनते हैं? गम मूल शब्द है, इसमें हम लगाया गम नहीं, ये गम से शब्द बनेगा उद्गम में, उद्धन गम, शब्द बना उद्गम। अर्थात किसी चीज़ का पैदा होना या उसका प्रारंभ होना या उसका निकलना। उप से बने, उत से बनेगा हमारा उत्कर्ष बनेगा, उत्तम बनेगा, उत्पत्ति बनेगा, है ना। उत्कर्ष है, उत्पत्ति है, उत्तम है, इस प्रकार से शब्द बनाए हमने उत से। और उद से उद्गम, उद्गार, उद्धरण, है ना। ये शब्द बनते हैं आपके उद से। तो ये मुख्य मुख्य जो उपसर्ग थे, ये सारे उपसर्ग आपके थे हिंदी के।
वो संस्कृत के। तो ये सारे संस्कृत के उपसर्ग थे जो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की। अब संस्कृत के उपसर्ग हम लोगों ने पढ़े कौन कौन से हैं हमारे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अति, अधि, अभि, अप, उप, अव, आ, दुर, दिस, दुस, निर, निस। उसके बाद नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अनु, उत, उद। तो यह मुख्य मुख्य उपसर्ग थे हिंदी और संस्कृत के, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग और उपसर्गों से किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। यह तो आप सभी लोग समझ गए कि शब्दों से शब्द का निर्माण होता कैसे है, शब्द की रचना किस प्रकार से होती है उपसर्गों के माध्यम से। अब सिर्फ आपको मुझे यह बताना है, मैं आपको केवल यह बताऊंगा कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसे आपको संस्कृत के उपसर्ग बता दिए, अब आपको बताऊंगा कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनसे किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, तरीका आप समझ गए कि रचना कैसे होती है। आप समझ गए कि उपसर्ग जो होगा वो शब्द के प्रारंभ में ही लगेगा, शब्द के बाद में उपसर्ग कभी नहीं लगता है। और कौन कौन से किस भाषा के मुख्य उपसर्ग हैं। हिंदी के जो 13 उपसर्ग मैंने आपको बताए थे, ऊपर संख्या इनकी 13 है, वो 13 उपसर्ग कौन कौन से हैं। बिन, यहाँ पर बिन, कैसे बिन से क्या बनता है, बिन बादल बरसात नहीं होती, हम लोग कहते हैं ना कि बिन ब्याहा आदमी है, इस तरह से हम लोग मतलब शब्द बनाते हैं बिन उपसर्ग लगाकर। ये हिंदी का है। पर, अध, उन, बिन, पर, अध, उन, भर, भरपेट है ना बोलते हैं हम लोग, सु, ओ। शब्द होता है अब, जैसे अवगुण, जैसे गुण शब्द है कोई और मूल शब्द है, गुण में हमने अब उपसर्ग को लगाया तो वो लगा अब अवगुण। और कई बार क्या होता है कि शब्द का रूप बदलता है, जिसको हम लोग तद्भव रूप कहते हैं, तो उसके द्वारा शब्द का उच्चारण बदल जाता है और हम उसको अवगुण को अवगुण अवगुण बोलने लगते हैं, अवगुण है ना। तो शब्द उपसर्ग एक ही है अब, पर उसको उसका तद्भव रूप है, बदला हुआ रूप है। नी का अर्थ होता है कमी आपका। दू का अर्थ आपको बताया कि कम, या दू का अर्थ होता है बुरा। फिर आता है कु, कु भी एक आपका उपसर्ग है। अन और आ, यह आपके कुछ उपसर्ग हुए हिंदी के। कितने उपसर्ग हुए, 1 2 3 4 5 6 12 हुए। एक उपसर्ग आपका भी इसमें बाकी है। कौन सा उपसर्ग इसमें बाकी रह रहा है आपका, देख लेते हैं। का, ऐसे कु तो लिखा है हमने पर का नहीं लिखा है। तो ये सारे हमारे उपसर्ग हुए किसके, हमारी हिंदी भाषा के। अब इन उपसर्गों से कौन कौन से शब्द बने हैं यह बता देता हूँ। किस प्रकार से बने ये आपको पता है, कौन कौन से शब्द बने हैं और इन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है ये बताते हुए आपको चलता हूँ मैं। और साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि इन उपसर्गों के माध्यम से, इनकी सहायता से कौन कौन से शब्द बने। जैसे कि बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, या होता है निषेध, है ना, निषेध। जैसे बिन ब्याहा ना, बिन बादल, ये शब्द बनते हैं हमारे बिन उपसर्ग से। और पर से क्या बनेंगे, पर का अर्थ क्या होता है सबसे पहले, तो पर का अर्थ होता है बाद, बाद का, या फिर दूसरा। जैसे परलोक अर्थात दूसरा लोक, परोपकार अर्थात दूसरे पर उपकार, पर धन उपकार, पर सर्ग है ना, दूसरे की सृष्टि करना,
या इसके बाद सृष्टि करना। उपसर्ग का होगा कि बाद में सृष्टि इसकी हुई, उसको परसर्ग। परहित अर्थात किसी दूसरे का हित, उसको कहेंगे परहित। अध का अर्थ होता है आधा। ये जो अगला उपसर्ग है हमारा अध, तो अध का अर्थ होता है आधा। जैसे कि इससे शब्द बनते हैं अधपका। जैसे कि अधपका भोजन, अर्थात कि वो भोजन आधा पका है। अध का अर्थ हुआ आधा और पका अर्थ हुआ पका, अर्थात कि आधा पका हुआ भोजन जो होता है वो उसे हम कहते हैं अधपका। उसी प्रकार से अध कच्चा कह लो आप। जैसे अध पका उसी प्रकार से अध कच्चा। अध कचरा, अधमरा, है ना। इस प्रकार से शब्द बनाते हैं हम लोग अध उपसर्ग को लगाकर। अध उपसर्ग के बाद बात आती है उन उपसर्ग की। उनका जो सामान्य अर्थ होता है कि उनका अर्थ होता है एक कम। अभी एक कम जो अर्थ लगाया गया है, ये कहाँ से लगाया गया है? जैसे कि जो हिंदी की गिनतियाँ हैं, जो गिनतियाँ हम लोग जो हिंदी में हैं, उसको हम लोग जब उच्चारण करते हैं शब्दों में, तो हम लोग उसमें उन शब्द का इस्तेमाल बहुत बार देखते हैं। और उन शब्द का इस्तेमाल कब आता है? कि एक कम के संदर्भ में। कैसे? जैसे 29 अर्थात 30 से एक कम। 59 अर्थात 60 से एक कम। 39 अर्थात 40 से एक कम। 69 अर्थात कि 70 से एक कम 69। ठीक है, इस प्रकार से उन उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना की जाती है। फिर बात आती है भर। जो भर उपसर्ग है उससे किस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो भर का अर्थ क्या होता है? भर का अर्थ होता है पूरा। जैसे पेट शब्द है, पेट के आगे भर उपसर्ग लगा दिया, भर पेट। पूर शब्द है, भर उपसर्ग लगा दिया, भरपूर। मार शब्द है, भर लगा दिया, भरमार है। भरसक अर्थात पूरा है ना। कुछ नहीं इसमें इतना समझने के लिए। सु का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, ऐसे सुयोग, अच्छा योग। सुडौल, सुघड़ अर्थात कि घर के काम काजों में अच्छा। सुजौन, सुजान ना। ये शब्द बनते हैं हमारे सु उपसर्ग से। सु के बाद बात आती है औ या अब उपसर्ग की। इसका मैंने कहा था अब उपसर्ग होता है, इसको तद्भव में बदलकर उसको हम लोग औ पढ़ने लगे। इसका अर्थ होता है हीन। औ का अर्थ होता है हीन, या औ का अर्थ होता है निषेध करना। जैसे अवगुण अर्थात जिसमें गुण ना हो, अर्थात जो गुणों से हीन हो, उसे हम कहेंगे अवगुण। उसी प्रकार जैसे औघर है ना, अवसान। अवसान को हम लोग अवसान भी बोलते हैं, अवसान। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं औ उपसर्ग से। अब आते हैं नी। नी का अर्थ होता है कमी। ठीक है, किस प्रकार शब्द बनते हैं? निडर अर्थात कि जिसमें डर ना हो, जिसमें डर की कमी हो, होगा निडर। जो निहत्था, इसके बाद हथियार ना हो, वो होगा निहत्था। निकम्मा, जो किसी काम का ना हो, वो होता है निकम्मा। जिस सब में नी उपसर्ग लगा हुआ है। अब आती है बात दु की। दु का अर्थ होता है बुरा या कम। तो दुबला, दुबला का जिसमें बल कम हो, जिसमें कम बल हो, उसे कहेंगे दुबला। दुधारू, देखो दू लगा कर ये शब्द बना दुधारू। ठीक है, कु से किस प्रकार शब्द बनते हैं? कु का अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ भी वही होता है बुरा। कुपौत या फिर कुचैला, कुचक्र, इस तरह के शब्द बनते हैं आपके कु उपसर्ग को लगाकर। अलग अलग उपसर्ग से अलग अलग शब्द बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। सभी में पहले
उपसर्ग लगा रहे हैं और हम शब्द बना रहे हैं। आगे 3 उपसर्ग जो और हिंदी के बचे हैं उनमें है एक अन। अन का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। अनबन अर्थात कि बातों में अनबन हो गई है, बातें नहीं हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं अनबन। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहेंगे अनपढ़, अर्थात निषेध हो रहा है यहाँ पर। अनमोल अर्थात जिसका कोई मोल ना हो उसे कहेंगे अनमोल, है ना, जिसका कोई मोल ना हो, अर्थात यहाँ भी निषेध हो रहा है। अब आती है बात आके। आ का अर्थ होता है अभाव या फिर कहीं कहीं आ का अर्थ भी निषेध होता है, जैसे अछूता, जैसे कोई छूता ना हो, अछूता है वो, जिसे छुआ ना गया हो। अतः, जिसकी कोई गहराई ना हो। अटल, जो टलने वाला ना हो उसे कहते हैं अटल। और फिर बात आती है का उपसर्ग की, जिससे शब्द बनते हैं हमारे कपूत, कचोट, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। का अर्थ होता है बुरा। तो यह सारे जो उपसर्ग आपके सामने अभी हमने बताए, यह हिंदी के उपसर्ग बताए। तो अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जाना, उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, और हिंदी के उपसर्ग के बाद हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वह हम उर्दू या फारसी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे किस प्रकार से शब्द बनते हैं और उनको हम देखेंगे कि अरबी फारसी के उपसर्गों के द्वारा किस प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है। एक उदाहरण आपको मैं यहाँ दे देता हूँ। ये देखिए, ये एक शब्द है हार, ठीक है। अब इसमें आप अलग अलग उपसर्गों को जोड़िए, प्रा को जोड़िए, हा को जोड़िए, है ना, और जोड़िए, उप को जोड़िए, और जोड़िए कोई सा उपसर्ग, और जोड़िए, कहार जोड़ दिया हमने। और क्या क्या हम इसमें उपसर्ग जोड़ सकते हैं, निहार, वी उपसर्ग को जोड़ सकते हैं इसमें हम। और बताइए क्या इसमें क्या क्या उपसर्ग को जोड़ सकते हैं जिसके द्वारा हम कोई शब्द बनाए। प्रति को जोड़िए ना। अब आप देखिए, सम, सम को भी जोड़ सकते हैं आप। अब देखिए शब्द, मूल शब्द कितने हैं इसमें, इस जो आपको सामने उदाहरण बता रहा हूँ, इसमें मूल शब्द कितने हैं। मूल शब्द तो एक ही है इसमें। कौन सा मूल शब्द है, वो शब्द है हार। और हार में किस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग लगाकर हमने अलग अलग शब्द बना लिए। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर कितने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना प्रहार, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। यहाँ पे बना आहार, का अर्थ होता है भोजन। यहाँ होता है बना उपहार, इसका अर्थ होता है भेंट। यहाँ बोलता है कहार, जो लोग डोली वगैरह उठाते हैं उन्हें बोलते हैं कहार। ये हुआ निहार अर्थात देखना। ये हुआ विहार अर्थात कि रहने का स्थान। ये हुआ प्रतिहार अर्थात रक्षक। ये हुआ संहार अर्थात किसी का नाश करना, है ना। अब देखिए एक ही शब्द से, एक ही शब्द में कितने सारे उपसर्ग को जोड़कर और कितने सारे शब्द बना दिए गए नए। आप देख सकते हैं इसको कि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग को जोड़कर कितने सारे नए शब्द बना दिए गए ना। तो इस प्रकार से होती है उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना। बात करते हैं आगे हम अरबी के उपसर्गों की, अरबी फारसी के उपसर्ग। एक एक दो दो उदाहरण के द्वारा हमको बताते हुए चलेंगे। अरबी फारसी या उर्दू भी आप कह सकते हैं कि उनके उपसर्ग। कितने उपसर्ग बताए थे मैंने अरबी और फारसी के आपको, 19 उपसर्ग बताए थे आपको मैंने अरबी फारसी के। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। 19 हर, हम,
आपको सारे उपसर्ग नहीं याद करने, आपसे कोई कहीं नहीं पूछेगा कि बताओ कितने उपसर्ग होते हैं और सारे उपसर्गों के नाम बताओ, इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी। बस आपको ये याद रखना होगा कि 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि उपसर्ग कौन कौन से प्रमुख उपसर्ग होते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपसे कहा जाएगा कि इस प्रश्न में से या इस शब्द में से मूल शब्द को अलग कीजिए। तो जब आपको मूल शब्द अलग करना होगा तो आपको उसमें से उपसर्ग को भी अलग करना आना चाहिए। तो वहाँ पर आपको उपसर्ग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ उपसर्ग आपको याद रखने होंगे, तो वहाँ आपको उपसर्ग की मदद मिलेगी। उसके द्वारा आप जो मूल शब्द है उसकी आप पहचान कर पाएंगे कि इसमें मूल शब्द क्या है। नहीं तो आपसे कोई सारे उपसर्ग ऐसे याद नहीं करने हैं, इसको बस आपको 2-3 बार पढ़ना है ताकि आप इनको पहचान जाएं कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि किस प्रकार से उपसर्गों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। और जब हमसे कहा जाए कि किसी शब्द में से मूल शब्द को निकाल दीजिए, तो फिर आप उसमें से मूल शब्द को अलग करने के लिए आपको उसमें से प्रत्यय और उपसर्गों को अलग करना होगा, तभी आप उसका मूल शब्द निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बिना आप मूल शब्द उसका नहीं निकाल पाएंगे। गैर, ये हुए हमारे मुख्य मुख्य उपसर्ग। हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों के बाद अब हम आगे चलकर बात करते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग या फिर उर्दू के उपसर्ग। कौन कौन से होते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग? हर, तमसर, ला, बिला, बे, बिलबर, बदबा, बा, फिल, ना, दर, ये सभी उपसर्ग हैं उर्दू के। गैर, कम, खुश, अल, तो ये सभी जो उपसर्ग हैं ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं या हिंदी उर्दू के उपसर्ग हैं। किस प्रकार से इनसे शब्द बनते हैं और किस प्रकार के शब्द बनते हैं, देखिए। दिन मूल शब्द में हर उपसर्ग को लगाया तो हर दिन शब्द बना। एक मूल शब्द में जब हमने हर उपसर्ग को लगाया तो हर एक शब्द बना। उसी प्रकार से बार मूल शब्द में हमने हर उपसर्ग लगाया तो हर बार शब्द बना, यानी कि हर बार यानी प्रत्येक बार। उसी प्रकार से हम का अर्थ होता है सामना या फिर साथ वाला। जैसे हमदर्दी, अर्थात कि किसी के दर्द में बाकी होना है उसका साथ देना कहलाता है हमदर्दी। हम रहा, आपके साथ रास्ता तय करने वाला कहलाता है हम रहा। हम उम्र, आपकी ही उम्र का, आपकी ही जो उम्र है उसी उम्र का कोई और व्यक्ति वो आपका कहलाएगा हम उम्र। और हमदम, इस प्रकार से हम उपसर्ग से शब्द बनते हैं। और जो सर है, सर का अर्थ होता है मुख्य, अर्थात कि मेन, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सर का वो होता है मुख्य। तो सर से किस तरह से बनते हैं शब्द? सरताज, अर्थात कि मुख्य ताज, अर्थात जो राजा होता है उससे कहते हैं सरताज, यानी कि सबसे मुख्य आदमी। उसी प्रकार से सरदार, सरपंच, अर्थात कि जो पंचों में प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। और जो किसी भी देश में प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं सरकार। तो सरकार अर्थ हुआ प्रमुख, यह उर्दू का उपसर्ग हमारा। ला का अर्थ होता है रहित, ला का अर्थ होता है रहित। किस तरह से? लापरवाह, अर्थात कि परवाह रहित, की परवाह नहीं की, उसको कहते हैं लापरवाह। लाचार, उसी प्रकार से ला इलाज, आपने सुना होगा ला इलाज बीमारियां होती हैं, तो ला इलाज अर्थात कि इलाज से रहित, इसका इलाज ना हो सके तो उसे कहते हैं ला इलाज, ला इलाज। उसी प्रकार जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब, है ना। तो सभी में ला उपसर्ग लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ सब में सर उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से उपसर्गों के द्वारा शब्दों की रचना होती है। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला का अर्थ होता है आपका बिना। बिला वजह, है ना, बोलते हैं बिला वजह, अर्थात कि बिना वजह। बिला शक, अर्थात कि बिना किसी शक के,
बिला शक। बे का अर्थ भी यही होता है, बे का अर्थ भी बिना ही होता है, और बे से भी उसी प्रकार से शब्द बनते हैं। बेईमान अर्थात कि ईमान के बिना, इसमें ईमान ना हो। बेइज्जत अर्थात जिसकी कोई इज्जत ना हो, बेइज्जत, इज्जत से के बिना। ठीक है। बिल, बिल उपसर्ग से किस प्रकार से बनेंगे? बिल का अर्थ क्या होता है? बिल का अर्थ होता है के साथ। ठीक है, और किस प्रकार से बनेंगे? बिल्कुल, बिलाखिर, है ना, इस प्रकार से शब्द बनेंगे आपके बिल उपसर्ग से। बर उपसर्ग से किस प्रकार शब्द बनेंगे? बर का अर्थ क्या होता है? बर का अर्थ होता है ऊपर, है ना, ऊपर, पर, बाहर, ये सब अर्थ होते हैं हमारे बर के। क्या शब्द बनेंगे? बर्दाश्त, बर्दाश्त, या फिर बर्खास्त अर्थात बाहर कर दिया, है ना, बर्खास्त कर दिया। बद का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, बदमाश, बदनाम, जिसका बुरा नाम हो वह कहलाता है बदनाम। जिसकी किस्मत बुरी हो वह कहलाता है बदकिस्मत। इस प्रकार से बद उपसर्ग के द्वारा नए नए शब्दों की रचना की जाती है। बा का अर्थ होता है सहित, है ना, बाकायदा। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा कि बाकायदा अर्थात कि कायदे के साथ, बाइज्जत बरी किया जाता है अर्थात इज्जत के साथ। बा अदब अर्थात कि अदब के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से बा उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। और जो बा उपसर्ग है, जो छोटा बा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है और, या फिर इसका अर्थ होता है अनुसार। जैसे बनाम अर्थात कि मान लीजिए कि इंडिया बनाम पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान। बदौलत, ना, बदस्तूर, बदस्तूर। अब बात आती है आपके अगले उपसर्ग फिल की। तो फिलहाल, फिल उपसर्ग के द्वारा शब्द बनता है फिलहाल, है ना। और ना उपसर्ग के द्वारा, ना का अर्थ क्या होता है? ना का अर्थ होता है अभाव। जैसे ना पसंद, इसे पसंद नहीं है। ना समझ, समझ का अभाव, ना समझ, है ना, ना का अर्थ होता है अभाव। नालायक, जिसमें लायकी का अभाव हो, जो लायक ना हो उसे कहते हैं नालायक। दर का अर्थ होता है में, दर का अर्थ होता है में। जो दर उपसर्ग है उसका अर्थ होता है में। और जैसे दरअसल अर्थात असल में, असल में ऐसा हुआ था, या हम कह सकते हैं कि दरअसल ऐसा हुआ था। दर हकीकत, दर हकीकत यह है अर्थात हकीकत में यह है। ठीक है, तो दर का अर्थ होता है यहाँ पर में। फिर आती है बात गैर की। तो गैर का आपको सबको सभी पता है कि गैर का अर्थ होता है निषेध, यानी कि जो चीज़ वहाँ पर ना हो। गैर हाजिर अर्थात जो हाजिर ना हो उसके लिए कहेंगे गैर हाजिर। गैर कानूनी, जो कानून का निषेध करे। गैर संवैधानिक अर्थात जो संविधान का निषेध करे। गैर संवैधानिक, है ना। तो गैर से इस प्रकार से शब्द बनते हैं, गैर उपसर्ग से। कम उपसर्ग से किस प्रकार से शब्द बनते हैं? तो कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। तो कमजोर का अर्थ होता है कि जिसने कम जोर लगाया हो, अर्थात कि थोड़ा कम जोर लगाया हो, उसे कहेंगे कमजोर। कम वक्त, कम अकल, जिसमें अकल की कमी हो या थोड़ी अकल हो। खुश का अर्थ आपको पता ही है कि खुश का अर्थ होता है अच्छा। तो खुश नसीब, जिसका नसीब अच्छा हो उसे कहते हैं खुश नसीब। खुश खबरी, कोई अच्छी खबरी उसे कहेंगे खुश खबरी। कोई अच्छी खबर आपको मिलती है तो। और खुशबू, एक ऐसी बू जो अच्छी है उसे कहेंगे खुशबू। खराब होगी तो उसे कहेंगे बदबू। ठीक है,
और अल से शब्द बनेंगे अलबत्ता और अलगरज। और अल का जो अर्थ होता है वह होता है निश्चित, अलबत्ता और अलगरज। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में आपने इन जितने भी उपसर्ग यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी से जो 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 शब्द बनते हैं वो आपने खूब अच्छे से सुने होंगे। जैसे कि सबसे पहला शब्द सब, सबका सब का अर्थ होता है अधीन या फिर नीचे। जैसे सब जज, सुना होगा हम लोगों ने, सब जज, या सब कमेटी, अर्थात कि कोई एक कमेटी है, उसके नीचे की कमेटी, उसे कहेंगे सब कमेटी। इंस्पेक्टर के नीचे का पद होता है सब इंस्पेक्टर, समझे? ये हुआ सब का अर्थ। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। जैसे डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर का सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं और इसके उपसर्ग भी अंग्रेजी के ही हैं। डिप्टी मिनिस्टर, अर्थात कि ये मिनिस्टर, मंत्री का सहायक होगा डिप्टी मिनिस्टर। वाइस चांसलर, वाइस का अर्थ आपको पता ही है, वाइस का अर्थ होता है सहायक, वाइस का भी अर्थ सहायक होता है। वाइस चांसलर, वाइस राय है ना, वाइस राय। वाइस प्रेसिडेंट अर्थात प्रेसिडेंट का सहायक, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल जो उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रधान। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, तो ये सब होगा अर्थात कि प्रधान मैनेजर। जनरल मैनेजर मतलब प्रधान मैनेजर, और जनरल सेक्रेटरी का अर्थ हुआ कि प्रमुख सेक्रेटरी है, जो मुख्य सेक्रेटरी है वह होगा जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ भी होता है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर अर्थात कि जो मंत्रियों में प्रमुख हो उसे हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर। इंजीनियरों में कोई प्रमुख हो तो हम उसे कहेंगे चीफ इंजीनियर। उसी प्रकार डॉक्टरों में कोई प्रमुख हो तो उसे कहेंगे हम चीफ डॉक्टर। इस प्रकार से चीफ का अर्थ होता है प्रमुख और हेड का अर्थ होता है मुख्य। जैसे हेड मास्टर अर्थात मुख्य शिक्षक, हेड क्लर्क अर्थात कि मुख्य बाबू, है ना, मुख्य लिपिक। तो इस तरह से है जो अंग्रेजी के उपसर्ग के द्वारा जो जो शब्द बनते हैं उसके बारे में हमने बात की। अब बात आती है कि संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय हैं जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। कैसे और कौन से शब्द हैं? जैसे कि हुआ एक अधा, अधा का अर्थ होता है नीचे, और अधा से शब्द बनता है अधा पतन अर्थात नीचे की ओर इसका पतन हो रहा हो। अधोगति, जिसकी गति नीचे की ओर हो अर्थात कम हो रही हो। अधोमुख अर्थात कि नीचे की ओर मुख किए हो, उसे कहेंगे अधोमुख। ठीक है। अंतः, अंतः, अंतः का अर्थ होता है भीतरी। जैसे अंतःकरण अर्थात कि मन के अंदर को चल रहा हो तो अंतःकरण। अंतःपुर अर्थात कि महल के अंदर का चित्र कहलाता है अंतःपुर। अंतर्मन, देखिए वही हुआ कि मन के अंदर चलने वाला मन, अंतर्मन। और अंतर्देशी अर्थात कि देश के अंदर, अंतर्देशी। आ का अर्थ होता है अभाव। जैसे अशोक, जिसमें शोक का अभाव हो, जिसने कभी शोक न किया, हमेशा खुश रहने वाला। अकाल, अनीति अर्थात नीति का अभाव है वहाँ पर, तो अनीति। उसी प्रकार से चिर, चिर का होता है बहुत देर तक अर्थात कि चिरंजीवी अर्थात आप बहुत देर तक जीवित रहें, बहुत समय तक जीवित रहें। चिर कुमार, आप एक लंबे समय तक कुंवर बने रहें, तो आप कहेंगे जाएंगे चिर कुमार। चिरकाल का अर्थ होता है एक लंबे साल तक, एक लंबे समय तक, हम कहेंगे चिरकाल। और चिरायु अर्थात एक बड़ी आयु या एक बहुत बड़ी आयु प्राप्त करना कहेंगे चिरायु। पुनर् का अर्थ होता है फिर, पता ही आपको। पुनर्जन्म, पुनर् से कैसे शब्द बनता है? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म अर्थात फिर से जन्म लेना। पुनर्लेखन
अर्थात फिर से लिखना, है ना, और पुनर्जीवन उसी प्रकार से फिर से जीवन प्राप्त करने को हम कहते हैं पुनर्जीवन। अब आता है बहिर। बहिर का अर्थ आपको पता है बाहर। तो ये सारे अव्यय हैं संस्कृत के, जिनको हम उपसर्ग के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहिर का अर्थ होता है बाहर, जैसे बहिर्गमन, है ना, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, है ना। इस तरह से इन संस्कृत के अवयवों से हम लोग उपसर्ग का भी काम करते हैं ये, और इनसे भी शब्दों की रचना होती है। सत, सत का अर्थ होता है सच्चा, जैसे सतजन बराबर हुआ सज्जन अर्थात सच्चा आदमी। जन के बाद हुआ सत्कर्म अर्थात कि अच्छे कर्म, है ना। सत्कर्म का अर्थ हुआ अच्छे कर्म। सदाचार मतलब अच्छा आचार, उसे हम कहेंगे सदाचार। और सत्कार है जैसे अच्छा कार्य। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन या पुरातन, जैसे पुरातत्व अर्थात कि पुराने तत्व, इसे ये हुआ हमारा पुरा। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान, जैसे समकालीन अर्थात कि उस काल के समान, उस काल के समय। समदर्शी अर्थात एक समान देखने वाला समदर्शी। समकोण समान कोण। समकालिक एक ही काल के, समकालिक। और जब सह की बात आती है तो सह के का अर्थ होता है साथ, और इसके जो कुछ जो प्रमुख उपसर्ग हैं वो हैं सहपाठी अर्थात साथ में पढ़ने वाला, सहकार्य अर्थात कि ऐसा कार्य जो साथ में किया जाए, सहचर साथ में चलने वाला। तो इस तरह से ये संस्कृत के कुछ अव्यय थे जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं हमारी शब्द की रचना में। तो किस किस प्रकार से शब्द की रचना होती है? शब्द की रचना होती है, शब्द की रचना किस प्रकार से होती है? उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? किन किन भाषाओं के उपसर्ग होते हैं? उपसर्ग का अर्थ होता है कि शब्द के पहले जो वाक्यांश प्रयोग किया जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा के 13 उपसर्ग हैं, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं, अरबी फारसी भाषा के भी उपसर्ग हैं 19, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अवयव हैं संस्कृत के अवयव जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताया, उसके द्वारा किस प्रकार से शब्दों की का निर्माण होता है उसको बताया, शब्द रचना बताया। कुछ प्रत्येक उपसर्ग के मैंने कुछ कुछ उदाहरण दिए कि किस प्रकार से उपसर्गों से शब्दों की रचना की जाती है। हिंदी के उपसर्गों के बारे में बताया, हिंदी के उपसर्ग और उनके उदाहरण बताए, किस प्रकार एक ही शब्द में कई सारे उपसर्ग लगाकर कई सारे शब्दों की रचना की जाती है एक ही मूल शब्द में। जैसे कि यहाँ आपको उदाहरण बताया हार का मैंने, इसमें बहुत सारे उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्दों की रचना करी गई। अरबी फारसी के उपसर्ग जो 19 हैं उनके बारे में बताया कि कौन कौन से उसके उपसर्ग हैं और किस प्रकार से उनकी रचना की गई है। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग में हमने बात की कि अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं जिनका अर्थ क्या होता है, उनका किस प्रकार से उपयोग होता है। और उसके बाद हमने बात की उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की आज के उपसर्ग के अध्याय के अंतर्गत। यहाँ पर मैं समाप्ति सूचक चिन्ह लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये व्याख्यान समाप्त होता है और मैं अभिषेक गौतम आपसे बात कर रहा था। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।